नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम ताम्रपाषाण काल पढ़ रहे थे और ताम्रपाषाण काल का हमने एक बेसिक परिचय देख लिया था। उसके बाद हमने उसकी कुछ विशेषताएं देख ली थी और प्रसार क्षेत्र पे हमको जाना था। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो प्रसार क्षेत्र रहने वाली है ना, ताम्रपाषाण काल का प्रसार क्षेत्र। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है आज की और काफ़ी फैक्चुअल सवाल और कुछ कंसेप्ट बेस्ड सवाल भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आप अच्छे से इसको देखें, बढ़िया से आप नोट्स तैयार करें। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज ताम्रपाषाण काल का प्रसार क्षेत्र। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए, मैं भी हेडिंग डाल देता हूँ, ताम्रपाषाण काल का प्रसार क्षेत्र। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों पूरे विश्वास के साथ पढ़ते जाइए। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि ये जो बंदा है अभी बस प्राचीन भारत करवा के शायद छोड़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे मतलब मानते हैं कि भाई आप लोगों को बिल्कुल शंका होगी, संदेह होगा कि क्या पता कब छोड़ जाए, क्योंकि YouTube के इतिहास पे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने हज़ारों देखे और वो चले भी गए, छोड़ के बीच में छोड़ के चले गए। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप पूर्ण विश्वास के साथ आप देखें क्लासों को, किसी भी कंडीशन में मैं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। पूरी क्लास से यहाँ पे करवाऊँगा। पूरी क्या, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट ग्रेड की क्लास तो करीब 600-700 ही होंगी, 1000 क्लास करवाने वाला हूँ। अभी उसके बावजूद भी यदि कुछ लोगों को विश्वास नहीं है तो उसमें तो खैर गलती तो मेरी ही है कि मैं आप लोगों के प्रति वो विश्वास पैदा नहीं कर पा रहा हूँ कि आपको आपके अंदर एक शंका पैदा हो रही है ना। कहते हैं ना, जब स्रोत और श्रोता के मध्य कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाता है ना, तो उसमें स्रोत की गलती नहीं होती, श्रोता की गलती होती है। श्रोता, यहाँ पे श्रोता मैं हूँ, श्रोता की गलती होती है कि वो स्रोत को खुद से जोड़ ही नहीं पा रहा है। वो कुछ अपना प्रभाव है जो उतना जमा ही नहीं पा रहा है कि स्रोत उससे जुड़ जाए, है ना। लेकिन मैं ये जो मेरी जो कमी है इसको मैं पूरा करूँगा, अवश्य पूरा करूँगा। और एक दिन ऐसा होगा कि जो लोग मेरे पे अविश्वास वर्तमान में जता रहे हैं ना, वो ही मेरे प्रिय स्टूडेंट बन के निकलेंगे, ये तय बात मानना। क्योंकि वो ही मुझे तरासेंगे, वो ही मुझे उस लेवल पे लेके जाएंगे जिस लेवल का मैं हकदार हूँ। ठीक है, तो आपका अविश्वास मुझे स्वीकार है। आप बस चैनल पे बने रहें, जब तक क्लासें आ रही हैं तब तक तो देखते ही रहना। कम से कम इतना तो मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि क्लासें कभी रुकेंगी नहीं। ठीक है, इसलिए आप हमेशा बने रहोगे। आइए मैं हेडिंग डालता हूँ, ताम्रपाषाण काल। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ताम्रपाषाण काल का प्रसार क्षेत्र, प्रसार क्षेत्र। ठीक है, ताम्रपाषाण काल को चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। CH को कहीं तो चे पढ़ते हैं, कहीं कै पढ़ते हैं, इसलिए चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। या इसको कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं, है ना, कॉपर स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, कॉपर स्टोन एज भी वही है, चैल्कोलिथिक एज आ जाए तो वो भी वही है, कैल्कोलिथिक भी कोई पढ़ लेता है तो वो भी वही है। ठीक है, और ताम्रपाषाण काल बोल दे तो वो भी वही है। ध्यान रखना, ये ऐसा काल है भारत के इतिहास में धातु युग का प्रथम काल माना जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार धातु का प्रयोग किया जा रहा है ना। ठीक है, तो देखिए हम प्रसार क्षेत्र जो था इसका, वो प्यारे विद्यार्थियों लगभग हमारे जो पूरे भारत में तो नहीं था, हमारे जो अधिकांशतः जो इसका प्रसार क्षेत्र था वो लगभग हमारे राजस्थान का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सा था। एक महाराष्ट्र का भी पश्चिमी हिस्सा था और मध्य प्रदेश का भी पूर्वी हिस्सा था। इन क्षेत्रों में ही ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल थे। उसके अलावा तो लगभग नगण्य था इसका मामला। यानी कि इसका जो प्रसार क्षेत्र था प्यारे विद्यार्थियों, वो था अधिकांशतः उन क्षेत्रों में था जहाँ पर तांबे के भंडार हमको मिलते हैं, या तांबे की खानें जहाँ जहाँ थी वहाँ वहाँ इस संस्कृति का प्रसार हुआ था।
और इस संस्कृति के लोगों के जीवन में जो स्थायित्व आया वो नवपाषाण काल में स्थायित्व नहीं आया था। यानी कि जिन क्षेत्रों में ताम्रपाषाण काल फैला उन क्षेत्रों में मानव जीवन में जो स्थायित्व आया वो इस काल में आया था, न कि नवपाषाण काल में। जबकि हम देखते हैं कि नवपाषाण काल जो कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था, संपूर्ण भारत में तो नहीं था, है ना, क्योंकि भारत के जैसे सुदूर दक्षिण में नहीं था नवपाषाण काल, है ना, दक्षिण पूर्व में भी नहीं था। इस प्रकार से नवपाषाण काल संपूर्ण भारत में तो नहीं था, लेकिन व्यापक पैमाने पर था। ठीक है, तो नवपाषाण काल में मानव जीवन में स्थायित्व आया था, लेकिन जहां जहां ताम्रपाषाण काल फैला वहां स्थायित्व जो आया मानव जीवन में वो इस काल में आया था ना। तो देखिए ताम्रपाषाण काल का हम प्रसार देखें तो हम इसका एक तो देखते हैं लगभग हमारे राजस्थान में पूर्वी राजस्थान, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, है ना, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप बड़े ही गौर से देखना, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान से एक तो साक्ष्य मिले हैं इसके, यानी कि प्रसार क्षेत्र रहा है। एक इसका प्रसार क्षेत्र जो रहा है वो रहा है हमारे साहब मध्य प्रदेश में, है ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश। और एक जो इसका प्रसार क्षेत्र रहा है प्रमुख रूप से वो रहा है पश्चिमी महाराष्ट्र से, है ना। तो एक कौन सा रहा है, पश्चिमी महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल का जो प्रमुख प्रसार क्षेत्र रहा है वो पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में रहा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहा है और पश्चिमी महाराष्ट्र में रहा है। ठीक है, इसमें भी विभिन्न संस्कृतियां हमको देखने को मिलती हैं ताम्रपाषाण काल की, जिनको हम अलग अलग काल में और उनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं रही हैं, ना, इसलिए उनको अलग अलग संस्कृति के रूप में हम देखकर और हम इसको पढ़ते हैं, है ना। तो हम बात करें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, तो यहाँ से हमको इसकी दो संस्कृतियां देखने को मिलती हैं प्यारे विद्यार्थियों। दो संस्कृतियां कौन कौन सी देखने को मिलती हैं, तो मैं यहाँ से लिखना चाहूँगा दो संस्कृतियां। एक तो हमारी संस्कृति आ जाएगी, एक तो हमारी संस्कृति आ जाएगी आहड़, आहड़ बनास संस्कृति जिसको हम बोलते हैं ना। कौन सी, आहड़, आहड़ बनास संस्कृति, आहड़ बनास संस्कृति। ठीक है, एक तो हो जाएगी आहड़ बनास संस्कृति और एक हो जाएगी हमारी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। कौन सी, गणेश्वर, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है, आहड़ संस्कृति और एक गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है, तो ये दो संस्कृतियां जो हैं ये पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हैं, जो कि ताम्रपाषाण काल के काल का प्रसार क्षेत्र रही हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, क्रॉस करके लिखता हूँ ना, कालक्रम की दृष्टि से ये थोड़ी पुरानी है और ये थोड़ी बाद की है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो एकदम एक सीक्वेंस टाइप की होगी, है ना। मैं मिटा रहा हूँ इसको, सॉरी, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगा कि क्या सर ऐसे लगातार लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक तो हमारी रही है गणेश्वर, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, है ना, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ठीक है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति रही है और दूसरी रही है आहड़ बनास संस्कृति। ठीक है, आहड़ बनास संस्कृति, आहड़ बनास संस्कृति। ठीक है, तो ये दो संस्कृतियां जो हैं पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हमको मिलती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में हमको प्यारे विद्यार्थियों संस्कृति मिलती है मालवा संस्कृति, है ना।
अब मालवा संस्कृति को भी क्या है ना कि दो हिस्सों में बांट दिया है। मालवा क्षेत्र से ही मिले हैं, एक कायथा और एक स्थान है जो मालवा के अंदर ही मिला है। लेकिन कायथा के जो उपकरण थे, कायथा से जो कुछ साक्ष्य मिले हैं वो मालवा के साक्ष्यों से थोड़े प्राचीन हैं और मालवा के साक्ष्यों से थोड़ी सी भिन्नता लिए हुए हैं। इस वजह से यह माना जाता है कि कायथा भी एक अलग संस्कृति थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो संस्कृतियां अलग अलग ही लिख देता हूँ ना, कायथा और मालवा। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर ग्रीन पेन का इस्तेमाल करूंगा ताकि ये ऐसे मिले नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति, है ना, और एक हो जाएगी हमारी मालवा संस्कृति। ठीक है, कायथा संस्कृति और एक हो जाएगी मालवा संस्कृति। ठीक है, इस प्रकार से हमारी पश्चिमी मध्य प्रदेश की संस्कृतियां हो जाएंगी। एक बचा पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र से हमको एक ही संस्कृति देखने को मिलती है और वो उस संस्कृति का नाम है जोरवे संस्कृति। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र से हमको कौन सी संस्कृति मिलती है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों ये मिलती है हमको जोरवे संस्कृति मिलती है ना। कौन सी? जोरवे, जोरवे संस्कृति। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये पश्चिमी महाराष्ट्र से जोरवे संस्कृति, पश्चिमी मध्य प्रदेश से कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, और पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान से गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति और आहड़ बनास संस्कृति हमको देखने को मिलती हैं, है ना। ये कौन सी संस्कृतियां हैं? ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियां हैं। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों सॉरी मैं इनका कालक्रम लिख देता हूं। इनका जो कालक्रम है वो है हमारा, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का जो कालक्रम माना जाता है वो 2800 बीसी से और 2200 बीसी माना जाता है। ठीक है, 2800 से 2200 माना जाता है। आहड़ बनास संस्कृति का जो माना जाता है वो 2100 से 1500 बीसी का माना जाता है ना। कायथा संस्कृति का जो कार्यकाल माना जाता है, कालक्रम जो माना जाता है वो हमारा माना जाता है करीब 2000 से 1800 बीसी। 2000 से 1800 बीसी कायथा संस्कृति का माना जाता है। और मालवा संस्कृति का जो माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों वो 1700 से 1200 बीसी का माना जाता है। 1700 से 1200 बीसी का माना जाता है। इसी प्रकार जोरवे संस्कृति का हम देखें तो जोरवे संस्कृति का 1400 बीसी से 700 बीसी का माना जाता है ना। कब का? 1400 बीसी से 700 बीसी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जोरवे संस्कृति हो गई और ये हमारा सारा क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों हम देखें कि यहाँ से हमको कौन कौन से जो स्थल हैं वो हमको मिलते हैं, है ना। जैसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति है, यहाँ से हमको गणेश्वर और जोधपुरा दो ही स्थल प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर वाले क्षेत्र से भी हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं, है ना। जैसे बनास आहड़ बनास संस्कृति है, यहाँ से हमको जैसे आहड़ मिलता है, बालाथल मिलता है, गिलूंड मिलता है ना। आहड़ है, बालाथल है, गिलूंड है और एक ओजियाना है, ये मिलते हैं, है ना। 3-4 स्थल यहाँ से मिलते हैं। कायथा संस्कृति से कायथा मिलता है, एरण मिलता है ना। एरण है, उज्जैनी है, त्रिपुरी है ना। ये जो स्थल हैं, इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करते हुए इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों गणेश्वर से हमको जो स्थल मिलते हैं वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। एक तो मिलता है हमको गणेश्वर खुदी, है ना। गणेश्वर, है ना, स्थल का नाम है ये, ध्यान रखना। और एक है जोधपुरा, एक है जोधपुरा। ठीक है, जोधपुरा। ठीक है, इस प्रकार से ये दो स्थल हैं जो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि दोनों इसी नाम से ये संस्कृति का नामकरण हुआ है। आहड़ बनास संस्कृति में मैं आपको लिखना चाहूं तो आहड़ बनास संस्कृति में प्यारे विद्यार्थियों में लिख सकता हूं, सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं आहड़ में एक तो स्वयं आहड़ ही है ना। आहड़ ही है, आहड़ हो गया। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो वो लिखूंगा मैं गिलूंड लिखूंगा,
है ना, गिलुंड हो जाएगा, ठीक है, गिलुंड हो जाएगा। तीसरे नंबर पे मैं यदि यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हमारा बालाथल हो जाएगा। कौन सा? बालाथल हो जाएगा, ठीक है, बालाथल हो जाएगा। मतलब आहड़ हो गया, गिलुंड हो गया, बालाथल हो गया, और एक और स्थल बचा है हमारा ओझियाना हो गया, ठीक है। एक और स्थल कौन सा हो गया प्यारे विद्यार्थियों? ओझियाना हो गया, ठीक है, ओझियाना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओझियाना, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक स्थल हमारा यहाँ पे ओझियाना हो गया। इस प्रकार से ये 4 स्थल हमको आहड़ बनास संस्कृति से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं कायथा संस्कृति की, तो कायथा संस्कृति से प्यारे विद्यार्थियों हमको जो स्थल मिलते हैं उनको मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। कायथा से प्यारे विद्यार्थियों हमको मिलते हैं एक तो एक तो एरण मिलता है ना। कौन सा मिलता है? एरण मिलता है ना। एक स्थल मिलता है यहां से हमको उज्जैनी, उज्जैनी, एरण मिलता है, उज्जैनी मिलता है। और तीसरा स्थल के रूप में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हम त्रिपुरी लिखेंगे, ठीक है, त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी लिख देंगे, ठीक है। तो कायथा संस्कृति के अंतर्गत 3 स्थल आते हैं, एरण, उज्जैनी और त्रिपुरी, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़े मालवा संस्कृति की ओर जाएं तो मालवा संस्कृति से हमको एक शिवम मालवा मिला है, एक नागदा मिला है और एक नवदा टोली मिलता है ना। तो 3 स्थल जो हैं प्रमुख रूप से मालवा संस्कृति के हैं। इसके अलावा जैसे मालवा संस्कृति से एक नागेश्वर भी है ना, नागेश्वर भी है, ठीक है। तो ये एक प्रमुख स्थल है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, मालवा संस्कृति से हमको कौन कौन से स्थल मिलते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं लिख दूं यहाँ पे एक तो मालवा, है ना, मालवा, मालवा हो गया। दूसरा जो स्थल हो जाएगा हमारा इसमें वो हो जाएगा नागदा हो जाएगा, नागदा हो जाएगा। और तीसरा जो स्थल होगा वो होगा हमारा नवदा टोली होगा, नवदा, नवदा टोली, ठीक है। तीसरा स्थल हमारा नवदा टोली हो जाएगा, ठीक है। तो मालवा से हमको 3 स्थल मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? मालवा, नागदा और नवदा टोली मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं जोरवे संस्कृति की ओर। ये प्रमुख स्थल मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। जोरवे संस्कृति जो है महाराष्ट्र से पनपी थी, और महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति का जो क्षेत्र मिलता है वो प्रमुख रूप से हमको 2 जिलों में मिलता है। एक अहमदाबाद में, अहमदनगर में मिलता है, और एक जो मिलता है वो पुणे जिले में मिलता है ना। तो हम इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं ना, ताकि क्या है ना कि हमको अध्ययन में सुविधा रहेगी, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं इसको बांट दूं, एक तो हमारा हो जाएगा अहमदनगर जिला, है ना, अहमदनगर, एक तो अहमदनगर से मिलते हैं और एक हमारा मिलता है पुणे से, ठीक है। कहाँ से? पुणे से मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ये जिला लिख दिया पुणे, ठीक है। अहमदनगर और पुणे से हमको इसके स्थल प्राप्त होते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों अहमदनगर के भी वो कौन कौन से स्थल हैं जहां से हमको जोरवे संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो अहमदनगर में मैं बात करूं तो एक तो जोरवे नाम का एक खुद स्थल है, एक दहिमाबाद है और एक नेवासा है। 3 स्थल अहमदनगर में प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा अहमदनगर में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा जोरवे, जोरवे, ठीक है, जोरवे हो गया। दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा दहिमाबाद, 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 दहिमाबाद। और तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा नेवासा, नेवासा, ठीक है। कौन सा हो गया? नेवासा। तो ये 3 स्थल जो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं वो अहमदनगर जिले के अंतर्गत आते हैं, जोरवे, दहिमाबाद और नेवासा। काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे आगे,
ठीक है। इसके अलावा एक स्थल हमारा एक जो है पुणे जिला बचा। पुणे से हमको कौन कौन से स्थल मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। पुणे से हमको मिलते हैं, एक तो मिलता है हमको पुणे से इमाम गांव मिलता है। इनाम गांव या इमाम गांव, मतलब मुझे मेरे हिसाब से दोनों एक ही हैं ना। इमाम गांव मैंने कल लिखा था, और इनाम गांव भी शायद इसको बोलते हैं, संभवतः एक ही है ना। इनाम गांव है, सोन गांव है, और यहाँ से हमको जो मिलता है नासिक है ना, चंदौली है। ये जिले हमको ये स्थल जो है पुणे के अंतर्गत आते हैं ना। तो पुणे के अंतर्गत क्या क्या आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो हम लिख देंगे यहाँ पे इमाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव, ठीक है। एक हो गया इनाम गांव, एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे सोनगांव, सोनगांव, इनाम गांव, सोनगांव, और एक हमारा यहाँ से हो जाएगा इनाम गांव, सोनगांव, और एक हमारा हो जाएगा नासिक हो जाएगा, नासिक, नासिक हो जाएगा, ठीक है, नासिक हो जाएगा। और एक हमारा हो जाएगा नासिक हो जाएगा, और चंदौली हो जाएगा, है ना, चंदौली, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये चंदौली हो जाएगा, ठीक है, चंदौली हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रमुख प्रमुख जो स्थल हैं वो हमको मिलते हैं, है ना। इनाम गांव है, सोनगांव है, नासिक है, चंदौली है ना। अहमदनगर में फिर जोरवेद, अहमदाबाद, नेवासा है। एक प्रकाश नाम का जिला और आता है, प्रकाश नाम का एक स्थल और आता है, मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँगा प्रकाश, आप लिख सकते हैं प्रकाश, ठीक है। कोई विशेषता नहीं है, बस केवल प्रकाश नाम ध्यान रखना। प्यारे विद्यार्थियों इसका सवाल कैसे आता है, देखिए यहाँ से ही कई बार क्या है ना कि मोटा मोटा सवाल यहीं से बन जाता है। कैसे बनता है सवाल, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि ताम्रपाषाण काल का प्रसार क्षेत्र के बारे में, कि मालवा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मालवा संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा। तीनों जिले ये दे देंगे, एक इनमें से कोई दे देगा, मतलब तीनों स्थल ये दे देंगे, एक स्थल ये दे देगा। फिर पूछ लेगा कि मालवा संस्कृति का क्षेत्र प्रसार क्षेत्र नहीं रहा, तो तीन तो ये है ही है, चौथा ये आएगा, वो आंसर हो जाएगा। या कई बार ये दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जौरवे संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो तीन यहाँ से या यहाँ से दे देगा, एक यहाँ से दे देगा, है ना। तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कायथा संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो कायथा में एरण, उज्जैनी, त्रिपुरा तीनों देगा, और एक मालवा दे देगा, तो मालवा आंसर निकल जाएगा, है ना। कौन सा स्थल मालवा संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तीनों ये दे देगा, एक इनमें से दे देगा, तो इनमें से आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार कौन सा स्थल आहड़बना संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तीन ये दे देगा, एक जोधपुरा या गणेश्वर दे देगा, तो आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से जो सवाल हैं प्यारे विद्यार्थियों वो अक्सर हमको देखने को मिलते हैं, और हम यही मात खा जाते हैं। इस जो वर्गीकरण जो मैंने किया है इसी पे लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार से वर्गीकरण किताबों में कहीं नहीं मिलता। इसमें बड़ी मशक्कत मुझे करनी पड़ी, काफ़ी देर बैठना पड़ा, और काफ़ी किताबें मैंने ढूंढी, देखी, और तब कहीं जाके ये जो है जो क्लासिफिकेशन है वो मैं कर पाया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, काफ़ी मेहनत करना, और इसको पूरा याद करके फिर बिना देखे इसको बनाने की कोशिश करना, इस प्रकार से चार्ट बनाने की कोशिश करना, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सको और स्थायित्व प्राप्त कर सको चीज़ों को, है ना। क्योंकि जब तक चीज़ें हमारे माइंड में स्थायित्व प्राप्त नहीं होंगी ना, एग्जाम के आते आते तक ये सारी चीज़ें धूमिल हो जाती हैं, और फिर हमारा सवाल गलत होता है, और हम फिर बाद में कहते हैं कि सर ये तो हमें याद था, और मतलब आते आते गलत हो गया। उसका कारण ये रहता है, आते आते गलत नहीं हुआ, वो वास्तव में हमको वो धूमिल हो चुका था, पढ़ा हुआ तो था पर हम उसको भूल चुके थे। क्यों? क्योंकि हमने बार बार प्रैक्टिस नहीं की, उसकी अभ्यास नहीं किया। अब आप इसको बनाना, ये आपके शॉर्ट नोट्स हो गए एक तरीके से, है ना। अब इसकी जो बेसिक चीज है वो यहाँ पे लिख लेना, जैसे इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, एक दो नाम यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए। अब मैं तो क्या थोड़ा डिटेल में करवाऊंगा, यदि शॉर्ट नोट्स बनवाता ना तो मैं यहाँ लिख के और इस टॉपिक को पूरा भी कर सकता था, लेकिन हम एक एक स्थलों को देखेंगे, जिन जिन की जो विशेषताएं हैं उसको हम अलग से देखेंगे, और फिर इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप प्यारे विद्यार्थियों इसको अच्छे से बना लीजिए, और मैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसमें यहाँ पे लिखना चाहूँगा।
जो मैंने अभी आपको बोल के सुनाई कि ये जो प्रसार क्षेत्र है वो अधिकांशतः उन क्षेत्रों में है जहां से हमको तांबे की जो है भंडार मिले हैं, है ना। ये जो अधिकांश क्षेत्र हैं वो क्षेत्र हैं जहां से तांबे के भंडार मिले हैं, है ना। एक बात तो ये हो जाएगी हमारी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो स्थायी जीवन प्रारंभ हुआ था वो नवपाषाण काल में नहीं हुआ था, इसी काल में हुआ था, ताम्रपाषाण काल में, इन सारे क्षेत्रों में। ठीक है, ये दो बात काफी महत्वपूर्ण है। और ये भारत का प्रथम धातु युग भी है ताम्रपाषाण काल। तो इस प्रकार से ये जो 3 फैक्ट हैं, ये 3 विशेषताएं हैं, इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इस काल का प्रसार क्षेत्र, इस काल का प्रसार क्षेत्र, इस काल का प्रसार क्षेत्र वहां फैला, इस काल का प्रसार क्षेत्र वहां फैला जहां जहां ताम्र भंडार, जहां ताम्र भंडार, या मैं कहूं तांबे की खाने, है ना, ताम्र भंडार या ताम्र खाने, ताम्र भंडार या तांबे की खाने थी, है ना, ताम्र भंडार या तांबे की खाने थी। ठीक है, देखो, इस काल का प्रसार क्षेत्र वहां फैला जहां जहां ताम्र भंडार या तांबे की खाने थी। इस प्रकार इस काल का प्रसार क्षेत्र पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश व पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश व पश्चिमी महाराष्ट्र रहा, है ना। इस प्रकार इस काल का प्रसार क्षेत्र कौन सा रहा? पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश व पश्चिमी महाराष्ट्र रहा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि इस काल में जो मानव जीवन में स्थायित्व आया वो इन क्षेत्रों में मानव जीवन में जो स्थायित्व आया वो नवपाषाण काल के बजाय ताम्रपाषाण काल में आया, है ना। मैं रेड पेन से लिख रहा हूं यहाँ पे इस फैक्ट को, आप कंफ्यूज ना हो। इन क्षेत्रों में मानव जीवन में स्थायित्व, इन क्षेत्रों में मानव जीवन में स्थायित्व नवपाषाण काल के बजाय नवपाषाण काल के बजाय ताम्रपाषाण काल में आया, बजाय ताम्रपाषाण काल में आया। ठीक है,
काफी जबरदस्त विशेषता है ये। कई बार मतलब यह है ना कंसेप्ट बेस्ड सवाल, जब कथन और वो जैसे चार चार लाइन दे के और पूछते हैं ना कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तब जाके ये ऐसी जो लाइनें हैं, ये वाली लाइनें काफी महत्वपूर्ण साबित होती है ना। जब एग्जाम में प्रश्न छपता है ना, तब जाके हमें याद आता है कि यार ये सवाल मोस्ट है, ये लाइन मोस्ट है। उससे पहले हमको लाइन साधारण लगती है, एग्जाम में आने के बाद वही लाइन मोस्ट हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ बोर्ड पे जो चीज लिखता हूं ना, तो वो महत्वपूर्ण ही लिखता हूं, क्योंकि आम बात को मैं भी याद क्यों करूंगा, है ना। तो मैं भी वही बात याद रख के लाता हूं जो महत्वपूर्ण है ना। इसलिए आप अच्छे से याद रखना। तीसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा विद्यार्थियों, वो ये है कि ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल भारत का प्रथम धातु युग था। ठीक है, ताम्र पाषाण काल भारत का प्रथम धातु युग था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिए। और अब हम इसके स्थलों की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां से ये जो गणेश्वर जोधपुरा है और आहड़, किरण बालाथल और ओजियाना, यानी कि ये जो राजस्थान वाला जो हिस्सा है, पूरा राजस्थान वाला जो हिस्सा है, इसको हम राजस्थान हिस्ट्री के पोर्शन में पढ़ने वाले हैं, है ना। राजस्थान हिस्ट्री के पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम मतलब और बाकी का ये जो पोर्शन है, इसको हम इसी क्रम में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इनको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये दोनों, ये गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति और आहड़ बनास संस्कृति को राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं हम, है ना। अब हम आते हैं कायथा संस्कृति की ओर, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। बाकी टाइम अभी टाइम है। ठीक है, अभी क्लास पूरी नहीं, 10-15 मिनट की क्लास, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कायथा संस्कृति में थोड़ा ही मामला है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आप इसको उतार लीजिए अच्छे से, और इसको ऐसे कैसे चार्ट को आप बनाना, बार बार बनाना, तब जाके ये याद हो पाएगा ना। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और हम आते हैं कायथा संस्कृति की ओर। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लगातार मेहनत करते रहिए। देखिए, सफलता जो है ना, वो त्याग मांगती है विद्यार्थियों। और जब तक हम उस लेवल की मेहनत नहीं करेंगे जिस लेवल का हमने टारगेट फिक्स कर रखा है, तो कैसे मिलेगा आप बताइए। जब तक हम उस लेवल की मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक वो टारगेट नहीं मिलेगा जिस टारगेट को हम फिक्स करके बैठे हैं, है ना। इसलिए ध्यान रखना, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कायथा संस्कृति, है ना, कायथा संस्कृति। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो काल मैंने आपको बताया वो 2000 से 1800 BC बताया। कहीं कहीं पर इसका काल 1800 से 1700 BC भी मिल जाता है। ठीक है, आप इसको ही ज़्यादा ठीक मानना, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है वैसे। ठीक है, कहीं कहीं ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, दोनों अलग अलग आएंगे नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब दोनों का एक सही, मतलब बीच का ही काल है। ठीक है, वो जो मैंने अभी आपको बताया था उसको जरूर ध्यान रखना, कि सबसे पहले गणेश्वर आएगी, फिर आहड़ आएगी, है ना, उसके बाद फिर कायथा आएगी, फिर मालवा आएगी, फिर जोरवी आएगी। कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं, है ना, तो वहां से सवाल बनता है। देखिए, कायथा संस्कृति के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि मालवा संस्कृति का ही एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हमने जब इसके प्राप्त साक्ष्यों का काफी गहराई से अध्ययन किया तो हमको ये पाया हमने कि मालवा संस्कृति के जो साक्ष्य थे और कायथा संस्कृति के जो साक्ष्य थे, उन साक्ष्यों में काफी डिफरेंस था, अंतर था। और कायथा संस्कृति के जो साक्ष्य लग रहे थे वो मालवा संस्कृति के साक्ष्यों से थोड़े पुराने नजर आ रहे थे। इस कारण हमने मालवा संस्कृति से अलग करके कायथा संस्कृति अलग नाम दे दिया, वरना ये दोनों हैं मध्य प्रदेश में ही और एक ही जगह हैं। लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्षेत्रफल में, लेकिन उपकरणों में, साक्ष्यों में विविधता के कारण हम इसको अलग से नाम दे देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाहूँगा कायथा संस्कृति के बारे में, कि बात वो ये है कि मालवा संस्कृति, मालवा
संस्कृति लिखेंगे, सॉरी, मालवा संस्कृति के, मालवा संस्कृति के अन्य ताम्र पाषाणिक स्थलों के बजाय, स्थलों के बजाय कायथा, कायथा से प्राप्त, कायथा से प्राप्त सामग्री, कायथा से प्राप्त सामग्री ज्यादा पुरातन, ज्यादा पुरातन नजर, ज्यादा पुरातन नजर आती है, ज्यादा पुरातन नजर आती है, आती है। वे कुछ भिन्नताएं भी, वे कुछ भिन्नताएं भी नजर आती हैं, आती हैं। इस कारण मालवा से कायथा को अलग करके, मालवा से कायथा को अलग नाम दिया गया और उसको कायथा संस्कृति के नाम से जाना गया, है ना। इस कारण नजर आती है, इसलिए यह कायथा संस्कृति कहलाई। मैं ऐसे कह देता हूं, आप समझ जाना, ना ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। इस कारण इसे कायथा संस्कृति कहा गया। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। संस्कृति जो शब्द हमने लिखा है ना, जैसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति लिखा, आहड़ बनास संस्कृति लिखा, है ना, ऐसे कायथा संस्कृति लिखा, मालवा संस्कृति लिखा, जौरवे संस्कृति लिखा। जबकि हम काल कौन सा पढ़ रहे हैं? ताम्रपाषाण काल। चारों जो संस्कृतियां लिखी, इन चारों में ही 5 जो संस्कृतियां लिखी, इन 5 में ही ताम्रपाषाण काल की ही संस्कृतियां हैं। तो फिर इनको 5 जगह क्यों हम अलग अलग ऐसे संस्कृतियां लिख रहे हैं? इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे बड़ी बात तो यह है, देखो विशेषता कॉमन तो इसमें क्या है कि इन सभी संस्कृतियों में हमको तांबे के और पत्थर के औजार मिलते हैं, इसलिए तो ये सब की सब ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत आती हैं। ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत क्यों आती हैं ये सभी? क्योंकि इसमें तांबे के और पत्थर के ही औजार मिलते हैं, इसलिए तो ये ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत आती हैं। प्लस अब इसमें अलग अलग विशेषता क्यों रही? क्योंकि इनके उपकरणों में कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलता है। इनकी संस्कृति में, मतलब इनके रहन सहन में, इनके खान पान में कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलता है। काल का, समय का, हमने देखा ना, समय का सब में अंतर था। जैसे गणेश्वर जो था वो 2800 ईसा पूर्व से और 2200 ईसा पूर्व तक था। आहड़ जो था 2100 से है, जो हमको 1500 ईसा पूर्व तक था, है ना। ऐसे कायथा 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक है, मालवा 1700 से 1200 तक है, और जौरवे 1400 से 700 वर्ष तक है। तो मतलब अंतर आ रहा है ना, इसलिए हमने इसको जो अलग नाम दिया है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि संस्कृति जो हम नाम देते हैं वो किसी एक निश्चित क्षेत्र में यदि उसकी कुछ विशिष्ट विशेषता नजर आती है तो हम उसको उस क्षेत्र के नाम पर ही संस्कृति नाम दे देते हैं ना, इसलिए ये अलग अलग नाम पड़े हैं। मैं ये बताना चाह रहा था आपको, है ना, ये कंसेप्ट है, आप अच्छे से याद रखना। तो कायथा संस्कृति ये हमने नाम दे दिया। अब देखो, कायथा संस्कृति की जो खोज की थी वो हमारे वी.एस. वाकणकर साहब ने 1965-66 में की थी, जो कि मध्य प्रदेश की जो छोटी काली सिंध नदी है उसके किनारे यह बसा हुआ था, है ना, छोटी काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था। मैं यहाँ पे रेड पेन से लिखना चाहूँगा, कायथा की खोज, कायथा की खोज 1965-66 ईस्वी में वी.एस. वाकणकर ने छोटी काली सिंध नदी, छोटी काली सिंध नदी के किनारे की, छोटी काली सिंध नदी के किनारे की।
ठीक है, ये खोज का मामला हो गया, वीएस वाकणकर साहब ने की थी 1965-66 में छोटी काली सिंध नदी के किनारे। इसमें बस आप ये छोटी काली सिंध नदी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सन और वाकणकर साहब का नाम, सन तो नहीं पूछेंगे, वाकणकर साहब का नाम जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, कायथा संस्कृति की ये एक बात हो गई। इसके अलावा कायथा संस्कृति से हमें मिला क्या है, देखो यहाँ से उच्च क्वालिटी के ताम्र जो है सामग्री प्राप्त हुई है ना, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाली ताम्र पाषाणिक सामग्री मिली है ना, ताम्र पाषाणिक सामग्री मिली है। ठीक है, तो क्या क्या मिली है यहाँ से जो उच्च गुणवत्ता वाली ताम्र पाषाणिक सामग्री मिली है, उसमें मैं यहाँ पे लिखूँ तो हमको एक तो मिला है यहाँ से, मैं बताऊँ आपको, चूड़ियाँ मिली हैं, है ना, चूड़ियाँ मिली हैं, और यहाँ से हमको कुल्हाड़ी मिली है ना, चूड़ियाँ मिली हैं, कुल्हाड़ी मिली है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ से तो जो है हमें सैल खड़ी के मनकों से बना हुआ एक हार मिला है, जिसमें मनकों की संख्या 40,000 बताई गई है ना। सैल खड़ी के मनकों से, सैल खड़ी के मनकों से बना हार मिला है ना, सैल खड़ी के मनकों से बना हार मिला है। इसमें ये जो मनके हैं ना, ये मनकों की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 40,000 बताई गई है। ठीक है, मनकों की संख्या है ना, ये हमको यहाँ से कुछ चीजें मिली हैं। ठीक है, चूड़ियाँ मिली हैं, कुल्हाड़ी मिली है, सैल खड़ी के मनकों से बना हार मिला। ये घर नहीं है, हार ऐसे घर सा लग रहा है, हार है ये ना। ठीक है, हार मिला है। ठीक है, ये हमको यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो यहाँ से कायथा जो है, कायथा के साथ में मालवा और एरण, ये 3 ऐसे स्थल हैं जो कि ताम्र पाषाण कालीन स्थलों में, ये ऐसी बस्तियां हैं, कायथा बस्ती, एरण बस्ती, मालवा बस्ती, ऐसी बस्तियां हैं जो संपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन जो क्षेत्र हैं उसमें ये प्राचीनतम किलेबंद बस्ती है। ध्यान रखना, प्राचीनतम किलेबंद बस्ती के साक्ष्य जो है वो हमको यहाँ से मिलते हैं। देखिए कहाँ से, मतलब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, कायथा के साथ मालवा व एरण, कायथा के साथ साथ मालवा व एरण संपूर्ण ताम्रपाषाण काल की, संपूर्ण ताम्रपाषाण काल की प्राचीनतम किलेबंद बस्तियां हैं, किलेबंद बस्तियां हैं। ठीक है, संपूर्ण ताम्रपाषाण काल की प्राचीनतम किलेबंद बस्तियां हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो मैंने इसमें से एक दो ये जो चीजें हैं, ये दोनों चीजें ये मैंने आर्य की गाइड से उठाई है ना। अब देखो आर्य की गाइड में मुझे इसी टॉपिक में एक फैक्ट मिला। ये फैक्ट ये था कि ये जो कायथा संस्कृति है वो संपूर्ण ताम्रपाषाण काल की प्राचीनतम संस्कृति बताई गई है उसमें। अब बताइए, अब ये ताम्रपाषाण काल को की प्राचीनतम संस्कृति कायथा को कैसे माने हम। अब ये आर्य में जो फैक्ट दे रखा है मुझे गलत नजर आता है, क्योंकि कायथा संस्कृति का जो काल हमने अभी देखा वो कितना है, 2000 से 1800 BC है, जबकि इससे पुरानी संस्कृति तो हमारी आहड़ संस्कृति है, 2100 से वो है जो जाती है हमारे करीब 1500 तक, है ना। और उससे भी पुरानी है गणेश्वर संस्कृति। अब बताइए, गणेश्वर संस्कृति तो काफी पुरानी है, इससे 800 साल पुरानी है गणेश्वर संस्कृति, फिर हम इसको प्राचीनतम संस्कृति कैसे मान लें कायथा को, जबकि आर्य की गाइड में दे रखा है।
इसलिए मैं आपसे कल भी कह रहा था कि आर्य की जो गाइड है उसमें मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं रहता, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो मतलब गलत दे रखे हैं, जिनमें मतलब खुद में ही कंट्रोवर्सी दे रखी है। इसी पुस्तक में आप पढ़ोगे, गणेश और संस्कृति का कार्यकाल पढ़ोगे तो 2820 BC से 2200 BC दे रखा है, और वहीं पे लिखा है कि कायथा जो है ताम्रपाषाण काल की प्राचीनतम संस्कृति है, जबकि ताम्रपाषाण काल की ही संस्कृति गणेश्वर का कार्यकाल इन्होंने ही कितना दे रखा है, 2800 से 2200 दे रखा है। उससे बाद में फिर आहड़ का कार्यकाल दे रखा है, वो भी 2100 से है, जो हमारा 1500 दे रखा है, और उसके बाद कायथा का दे रखा है उसी किताब में 2000 से 1800 BC दे रखा है। फिर भी ये यही लिख रहे हैं कि कायथा संस्कृति ताम्रपाषाण काल की प्राचीनतम संस्कृति है। अब बताइए, खुद की में मतलब खुद ही के फैक्टों में ही कंट्रोवर्सी नजर आ रही है ना, इसलिए मुझे मैं जो है कि आर्य की गाइड पे ज्यादा विश्वास नहीं। गाइड तो कोई सी क्यों, देखो वैसे किताब अच्छी है, किताब में कोई ऐसी कमी नहीं है, बहुत अच्छी गाइड, जितनी भी गाइडें आती हैं ना उसमें सबसे बढ़िया पुस्तक है ये, है ना। लेकिन उतना भरोसा मैं नहीं करता जितना मतलब केसी श्रीवास्तव पे, इन पे करता हूँ, आर्य रामचरण शर्मा साहब पे करता हूँ। उनमें कोई फैक्ट मिल गया तो उसी को सत्य मानता हूँ, उसके बाद मान लो उनमें फैक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर मैं जो आर्य की गाइड में कोई फैक्ट दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मैं ऐसे इसको प्रमाणिक नहीं मानता, है ना। तो ये बात हमारी हो गई, ठीक है। इसके अलावा कायथा संस्कृति से हमको अनाज और कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी बात हम यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ से अनाज व कृषि के साक्ष्य मिले हैं, है ना। अनाज व कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से तीन प्रकार के मृदभांड मिले हैं, है ना। यहाँ से 3 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 3 प्रकार के मृदभांड कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊं। यहाँ पे जो 3 प्रकार के मृदभांड हैं उसमें एक तो है उच्च स्तरीय मृदभांड मिले हैं, ठीक है। और एक है निम्न स्तरीय मृदभांड, उच्च स्तरीय मृदभांड, निम्न स्तरीय मृदभांड। और एक जो है हमारे वो है लहरदार या कंघी नुमा मृदभांड, है ना। लहरदार या कंघी नुमा मृदभांड, ठीक है। लहरदार या कंघी नुमा मृदभांड, ठीक है। इस प्रकार से हमको यहाँ से 3 प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। और ये जो मृदभांड है इन पर चित्रकारी भी की गई है ना, ये काफी अच्छी विशेषता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ से प्राप्त मृदभांडों में चित्रकारी भी मिलती है ना। यहाँ से प्राप्त मृदभांडों पर चित्रकारी मिलती है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से प्राप्त मृदभांडों में चित्रकारी मिलती है। इस प्रकार से जो कायथा की जो मुख्य बातें थी वो लगभग हमने कर ली। अब हम अगली क्लास में देखेंगे, आज की क्लास का समय हो गया है। अब हम जो अगली क्लास होगी हमारी उस पे हम बात करेंगे अगले बिंदु पे, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, आप इसके बढ़िया से नोट्स बनाइए और प्यारे विद्यार्थियों खूब मेहनत कीजिए। देखो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, जब तक हम मेहनत उस लेवल की नहीं करेंगे जिस लेवल का हमने टारगेट फिक्स किया है तो सफलता नहीं मिलेगी। देखिए हमारे घर वालों को देखिए, वो दिन भर है जो कड़ी धूप में और खेतों में काम करते रहते हैं, या कोई मजदूरी करता है, कोई क्या करता है ना। जब वो दिन भर कड़ी धूप में काम कर सकते हैं तो क्या हम एकदम छाँव में बैठे बैठे हम 8-10 घंटे रोज की पढ़ाई नहीं कर सकते क्या, है ना। और भाई पढ़ाई तो करनी पड़ रही है, पढ़ाई करने से हमारे शरीर में कोई कांटे थोड़ी चुभ रहे हैं, हाँ। हमारे जो सिर में दर्द नहीं हो रहा, पेट में दर्द नहीं हो रहा पढ़ाई करने से, और हमको जो हमारा जीवन संवर जाएगा, हमारे घर वालों का जीवन संवर जाएगा, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनका जीवन संवर जाएगा हमारे 1, 2, 3, 4 साल के मेहनत करने से। ये तो सही ढंग से देखा जाए तो साल भर की मेहनत कर लो ढंग से,
फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे। और फर्स्ट ग्रेड का कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं होती है ना, बहुत बड़ा पद होता है, 4800 ग्रेड पे होता है। तो आप काफ़ी मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। आपके लिए यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।